हेलो एवरीवन। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो ओम्स लॉ की वेरिफिकेशंस जो हमने की थी ग्राफ मेथड से, और या हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल बेस्ड वे। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि 4 फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, बट आज हम उनके बारे में डिटेल से करने जा रहे हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उससे पहले हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रास्ता है, दैट इज अ पाथ 1। काफी नैरो पाथ है, या हम उसको कह सकते हैं सिंगल वे है। बिल्कुल कुछ बाइक्स यहां से जाने वाले हैं, कुछ बाइक उधर से आने वाले हैं। नैरो पाथ, कुछ बाइक यहां से है, कुछ बाइक वहां से है। फ्यू किलोमीटर हम मान लेते हैं जाना है। तो यहां पर अगर जो एक्सीडेंट के चांस हम देखें, रोड बिल्कुल सिंगल है, बाइक बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं, दोनों साइड से बाइक आते हैं, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा है। अगर मान लीजिए अब यही लेंथ कुछ किलोमीटर की बजाय मान लीजिए 10 to 50 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट था, अब जो डिस्टेंस हमें कवर करनी है अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर कवर करनी है। अब जो एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो ग्रेटर हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। क्लियर टू ऑल? एक नैरो रोड है, यहां से हमने देखा कि कुछ बाइक्स इधर से जा रहे हैं, कुछ बाइक उधर से आ रहे हैं। फुल स्पीड से ये है, फुल स्पीड से वो है। रोड बिल्कुल नैरो है तो एक्सीडेंट के चांसेस, अगर शॉर्ट डिस्टेंस हमें जाना है तो थोड़े रहते हैं, अगर डिस्टेंस हमें काफी कवर करनी है तो एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एक रोड के ऊपर डिस्कवरी हो गई है। अब हमने इसको लिख दिया है एक्सीडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ रोड। क्लियर? एक्सीडेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ जितनी ज्यादा हमें कवर करनी पड़ेगी, एक्सीडेंट भी उतने ही ज्यादा हो सकते हैं। लेंथ जितनी छोटी रहेगी, एक्सीडेंट भी उतनी ही कम होंगी। तो उसके बाद ये आइडिया आया कि हम अगर रोड के ऊपर एक्सीडेंट को कम करना चाहते हैं तो हम और क्या कर सकते हैं। तो ये हुआ कि अगर इस नैरो रोड की बजाय रोड को अगर डबल कर दिया जाए, अगर रोड डबल हो जाता है तो एक्सीडेंट के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अगर रोड की लेंथ या ब्रेड्थ और ज्यादा बढ़ा दी जाए, ये सिंगल है, ये 4 लाइन, ये 6 लाइन हो गया मान लीजिए, अब जो एक्सीडेंट के चांसेस है और भी लो हो गए। मीन यहां से हम अब ये कह सकते हैं जो एक्सीडेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो एरिया है। क्लियर टू? अब अगर एक्सीडेंट कम हो तो सबसे बेहतर है कि लेंथ कम हो। लेंथ कम यानी डिस्टेंस कम से कम कवर करनी पड़े तो एक्सीडेंट के चांसेस कम रहते हैं। नैरो हो और अगर बहुत ही ब्रॉडर एरिया हो तो बहुत ही कम रहते हैं चांसेस। मान लीजिए कि लेंथ अगर फिर भी हमें ज्यादा चाहिए, मजबूरी है कि डिस्टेंस हमें ज्यादा कवर करनी पड़ती है, तो फिर उस कंपैरिजन में हम एरिया सबसे ज्यादा चूज करें। अब ये एक्सीडेंट क्या है? ये एक्सीडेंट यहां पर है रेजिस्टेंस, और ये बाइट्स क्या है यहाँ? ये बाइट्स जो है यहाँ, ये है इलेक्ट्रॉन्स, आयंस जो फास्टली मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर से। तो यहां से ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो लेंथ क्या है, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ये जो एरिया है क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्लियर टू ऑल? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी अगर लेंथ बढ़ती है एक्सीडेंट बढ़ेंगे, मीन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेंथ कम हो जाती है तो एक्सीडेंट कम हो गए, मतलब कि रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। एरिया की इनवर्सली रहेगी। एरिया यदि बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एरिया यदि कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। अगर हमें फेवर में चाहिए दोनों तो लेंथ को कम कर दो, एरिया को बढ़ा दो। अगर रेजिस्टेंस बढ़ाने के फेवर में चाहिए तो लेंथ को ज्यादा कर दो, एरिया को कम कर दो।
तो एक बेसिक जनरल सा पॉइंट था ये, ताकि आपको ये जो लेंथ के और एरिया की कैसे डिपेंडेंट करती है रेजिस्टेंस, वो आपको याद रह जाए। अब हम स्टार्टिंग से इनको पढ़ते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। 4 फैक्टर यहाँ हमने डिस्कस किए हैं। फर्स्ट वन इज द नेचर, सेकेंड वन इज द टेम्परेचर, थर्ड वन लेंथ ऑफ कंडक्टर, and last one is the area of cross section of conductor। देखो बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूंगा। ये जो टॉपिक आज हम कर रहे हैं इसमें लेंथ और एरिया के ऊपर लगभग न्यूमेरिकल बनता है। रजिस्टिविटी में उसके किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, सॉरी वहां से क्वेश्चन बनता है। रजिस्टिविटी में किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं और किस पे नहीं, उस वहां से क्वेश्चन बनता है। और अलॉय के ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ 3 टाइप्स है जिसमें से 1 या 2 टाइप में से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। तो नेचर का मीन क्या है? नेचर का मीन है कि आप कंडक्टर लेते हो या रजिस्टर लेते हो। फर्स्ट देखो, नेचर में भी हम यहां पर कई बातें देखनी है कि अगर आप कंडक्टर ही ले रहे हो, अब हम रजिस्टर और कंडक्टर का कंपैरिजन नहीं करते एक बार, हम सिर्फ कंडक्टर ले रहे हैं। कंडक्टर में हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास एल्युमिनियम है, हमारे पास कॉपर है, इनका कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं कंडक्टर या रजिस्टर का, तो कंपैरिजन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम होती है और रजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ हम नेचर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर या रजिस्टर में से हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्पज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वायर के केसेस की बात करें, हमें हीट नहीं चाहिए, वहां करंट ज्यादा चाहिए है, तो इसका मतलब हम सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए ही रेजिस्टेंस ज्यादा, जो हीट के पर्पज से हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जैसे बल्ब के अंदर टंगस्टन का इस्तेमाल होता है, हीटर के अंदर नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है, वो उस केसेस में फिर हमें रजिस्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अब हमें नेचर देखना पड़ेगा कि हमें कंडक्टर चाहिए या रजिस्टर। अब एक जनरल एग्जांपल के बेसिस पर, कॉपर की जो रेजिस्टेंस है वो नाइक्रोम के कंपैरिजन में 60 टाइम लेस है, या हम ये भी कह सकते हैं नाइक्रोम की जो रेजिस्टेंस है वो 60 टाइम ग्रेटर है कॉपर से। तो यहां हमें नेचर से पता चल गया कि हम कंडक्टर ले रहे हैं या रजिस्टर ले लेते हैं या अलॉय लेते हैं, कि उसमें उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा रहेगी। रजिस्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा रहती है, कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम रहती है। कंपैरिजन में कॉपर की रेजिस्टेंस 60 टाइम लेस होती है नाइक्रोम की रेजिस्टेंस से। तो फर्स्ट वन नेचर हमने डिस्कस किया है। सेकेंड वन इज अ टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होती है। नाउ द थर्ड वन, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ बढ़ने का मतलब हो गया रेजिस्टेंस का इंक्रीज होना। ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया ही है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। यदि लेंथ बढ़ती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, अगर लेंथ कम होती है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, लेंथ हम 2 टाइम्स कर देते हैं, रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगी। लेंथ यदि हाफ कर दें तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जैसे कई बार जो लंबी वायर्स होती है, जैसे घरों में जो करंट लाने के लिए तार ली जाती है, अगर पोल से आपका घर काफी दूर है, अगर लंबी वायर इस्तेमाल होती है और पतली वायर इस्तेमाल होती है तो वो टूटती रहती है, बीच में जॉइंट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो जो उनकी कवरिंग है वो पिघल जाती है। स्पार्किंग होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो तार बीच में से टूट जाती है। आपने देखा होगा कि अभी जो वायरिंग चल रही है पोल से पोल टू पोल, जो लंबी दूरी तक हमें तार लेकर जाने हैं, वो थिक केबल इस्तेमाल होती है। थिक केबल का मतलब एरिया यहाँ इंक्रीज कर दिया गया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्लियर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया जाता है अगर हमें करंट काफी दूर तक पहुंचाना है, तो मोटी तार का इस्तेमाल किया जाता है। मोटी का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका बड़ा हो। तो लेंथ का हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, यदि लेंथ 2 टाइम्स हो जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो भी 2 टाइम्स हो जाएगी।
यदि लेंथ हाफ हो जाए और तो रेजिस्टेंस भी हाफ टाइम्स हो जाएगी। क्लियर। तो नाउ एरिया के जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली रहती है। एरिया यदि हमने 2 टाइम्स कर दिया, एरिया 2 टाइम्स है तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। अगर एरिया हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। तो यहां कई बार क्वेश्चन यही बनता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस इफ एरिया ऑफ अ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स होने से रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। एरिया यदि हाफ हो जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। इसी में कई बार क्वेश्चन एक पूछ लेता कि डायमीटर के साथ कैसे रिलेटेड है, हाउ रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू डायमीटर। तो रेजिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली है, स्क्वायर के इनवर्सली। क्लियर। तो स्क्वायर के इनवर्सली डायमीटर में यदि पूछता है तो आप स्क्वायर के इनवर्सली कहोगे। अगर रेजिस्टेंस डायमीटर 2 टाइम्स कर दिया जाए, 2 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगी, 1/4 टाइम्स। यदि डायमीटर 3 टाइम्स कर दिया जाए, 3 टाइम्स, तो 1/9 टाइम्स। मतलब डायमीटर के साथ काफी ज्यादा रिलेटेड है। अगर हम लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन की और डायमीटर की बात करें तो वो कौन सा फैक्टर है जिसको स्लाइटली चेंज करने से रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम इफेक्ट पड़ता है, तो वो डायमीटर है। डायमीटर को यदि हम स्लाइटली सा भी चेंज करते हैं, कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, तो रेजिस्टेंस पर स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट पड़ता है। 3 टाइम है तो 9 टाइम्स इफेक्ट हो जाएगा, 1/9, 1/4 2 में 6 है तो 1/36 टाइम्स। क्लियर टू ऑल। तो यहां हमने रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले 4 फैक्टर्स पढ़े। उनमें से जो पूछता है क्वेश्चन के बेसिस पर वो लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायमीटर। डायमीटर का आपको स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि यहां पर इनवर्सली स्क्वायर है, इस स्क्वायर में इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। उसके बाद हम इन्हीं फॉर्म को लिखते हैं, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड ऐड कर देते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को जब हमने ऐड किया, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डायरेक्टली को हटाने के लिए यहां हम एक कांस्टेंट देते हैं एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज अ रो, RHO, रो। एंड सिंबल है ये रो सिंबल, और इसका नेम है जो वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। क्लियर टू ऑल। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। अगर हम यहां से रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकालें तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R इंटू A/L। और यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट की, तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ इज अ मीटर, कैंसल दैट इज अ ओम मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम मीटर एंड रेजिस्टिविटी RA/L। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है वो देखिए। अभी हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ बाय एरिया। यदि हम लेंथ को मान ले 1 मीटर और एरिया को मान ले 1 मीटर स्क्वायर, और इसको इक्वेशन में अगर पुट कर देते हैं, R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 1/1 इज इक्वल टू R, यानी न्यूमेरिकली, एक्चुअल में तो नहीं है, न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी कब? when we have a conductor of unit length and
यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। न्यूमेरिकली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। कब? जब हमारे पास जो कंडक्टर है उसकी जो लेंथ है वो यूनिट हो, यूनिट का मतलब 1, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वो भी यूनिट हो, तब जाकर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगी। देखो रेजिस्टेंस वैसे हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट क्वांटिटी है, रेजिस्टिविटी इज आल्सो ए कांस्टेंट क्वांटिटी, बट जो रेजिस्टेंस है उसको फैक्टर है कुछ जो अफेक्टेड करते हैं। रेजिस्टेंस को कुछ फैक्टर है जो अफेक्टेड करते हैं, वो फैक्टर हमने पढ़ा है, लेंथ, एरिया, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एंड नेचर। ये जो फैक्टर है रेजिस्टेंस को अफेक्टेड करते हैं। बट रेजिस्टिविटी के अगर हम फैक्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बात की जाती है नेचर और टेम्परेचर। ये दो फैक्टर ही है जो रेजिस्टिविटी को अफेक्टेड करते हैं। फार्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ और एरिया हमें गिवन है, बट एरिया और लेंथ के साथ रेजिस्टिविटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये ध्यान रखें। क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑन रेजिस्टिविटी? देन आंसर, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑन अ रेजिस्टिविटी। On what factor the resistivity depend? Then nature and temperature are the factors on which resistivity depend. फॉर्मूले में बेशक हमें यहाँ लेंथ और एरिया दिखाई देता है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला जब हम यहाँ से निकालते हैं रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एरिया और लेंथ। रेजिस्टिविटी है एक्चुअल कांस्टेंट है। जब भी हम किसी कंडक्टर का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पर हम रेजिस्टिविटी को बेसिक फॉर्म मानकर चलते हैं कि रेजिस्टिविटी जिसकी ज्यादा होगी वही लेस कंडक्टर रहेगा, रेजिस्टिविटी जिसकी कम रहेगी वही गुड कंडक्टर रहेगा। और रेजिस्टिविटी का कंपैरिजन हम तब करते हैं जब हम कंडक्टर 2 लें और दोनों की लेंथ 1 मीटर लें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर लें। उस बेसिस पर रेजिस्टिविटी को कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो चेंज हो सकती है। अगर हमने लेंथ बढ़ा दी तो रेजिस्टेंस तो अफेक्टेड हो गई है, लेकिन रेजिस्टिविटी पर उस टाइम कोई इफेक्ट नहीं होता है। अगर लेंथ कम कर देते हैं उस टाइम भी रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर देते हैं तब भी रेजिस्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम या ज्यादा करने से। तो इसलिए जब भी कंपैरिजन किया जाता है किसी भी कंडक्टर का तो बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ कौन सी ली जाती है वो ध्यान रखें बच्चों। बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ रेजिस्टिविटी रहती है, नॉट रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस को बेसिक प्रॉपर्टी नहीं मानोगे, जो रेजिस्टिविटी है वो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को कंपैरिजन करने के लिए, या ये बताने के लिए कि कौन गुड कंडक्टर है या कौन बैड कंडक्टर है। और रेजिस्टिविटी इज नथिंग इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। कंपैरिजन है ये रेजिस्टेंस का, और वो कंपैरिजन के लिए कंडीशन भी यहाँ गिवन है। कंडीशन ये गिवन है कि हम यहाँ पर जो लेंथ लेंगे कंडक्टर की वो 1 मीटर रहेगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंगे वो 1 मीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये यूनिट का हमें पता चल गया है, ऐसा यूनिट दैट इज अ ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट हमें पता ही है, तो यहां हमें कंपैरिजन पता चल गया है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या कंपैरिजन है, कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं, कौन सा बेसिक फीचर है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती। आज के लिए इतना ही, और इसमें ये जो टॉपिक पे जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो कल हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो रेजिस्टिविटी से ही रिलेटेड है और उसके बाद अलॉय से जो रिलेटेड टॉपिक रहेगा। थैंक्स।